नाउ वी डिस्कस एरिया वेक्टर। इसे हिंदी में बोला जाता है बेटा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि ये जो क्षेत्रफल है ये सदिश है या अदिश है, मतलब वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा याद रखना एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आ रही है बात। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो अब इन सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वेक्टर की डेफिनेशन। तो हम देख सकते हैं बेटा इसके लिए, व्हेन एरिया इज represented with the direction, then it is called एरिया वेक्टर। मतलब हमने क्या बोला, जब आप किसी भी एरिया को, जब भी किसी आप एरिया को डायरेक्शन के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर किसी क्षेत्रफल को दिशा के साथ क्या कर दिया जाए, प्रदर्शित कर दिया जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर। समझ में आ रही बात। अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी दो सरफेस देखी गई है। एक तो होता है ओपन सरफेस और एक होती है क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस जिससे हमने कोई भी साइड ले ली A/B, ठीक है, या फिर आपने एक डिस्क ले ली, ये सब क्या है, ओपन सर्फेस। ओपन सरफेस में अगर बात करें, हम एक स्पेयर की बात कर ले, तो ये क्या एक तरह की है, क्लोज सरफेस। समझ में आ रही है बात। तो ओपन सरफेस की अगर बात करें तो ओपन सरफेस में परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए एक तरह से ये डिस्क है, ठीक है, या फिर एक तरह की कोई भी एक सरफेस मान लेते हैं हम इसको, ठीक है ना, A/B की या A/A की हम एक सरफेस देख लेते हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखी जाए तो ये कैसे भी हो सकती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक ही साइड में मानते हैं। जैसे ये कोई एरिया ए था, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन, एन कैप डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कैप। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट्स के ओपन और क्लोज सरफेस के अंदर इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो ओपन ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे। जब ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा, ओपन, या सरफेस क्या है उसकी, ओपन। ओपन सरफेस की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर जो होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। समझ मेरी बात। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है। ये A/B की कोई साइड है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अच्छा, हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो फिर हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिखेंगे। समझ में आ रही बात। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चन को करते समय इस तरफ डायरेक्शन मान लें, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन मान लें या डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन को एक और मानेंगे, तो पूरे क्वेश्चन में वो एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। फिर अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको माइनस का साइन इंडिकेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं बात करूँ क्लोज सरफेस की, तो क्लोज सरफेस के लिए याद रखिए जैसे स्पेयर है, तो इस स्पेयर से हमेशा क्या होगा, इसके जिस भी पॉइंट पर आप बैठे होंगे हमेशा क्या होगा, आप उससे बाहर की तरफ डायरेक्शन लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने बाहर की तरफ ऐसे ले लिया, यहाँ हूँ तो ऐसे, मतलब एक तरह से नॉर्मल ड्रॉ करना है हमें इसके ऊपर। समझ में आ रही है बात। ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए। जैसे एक रूम मान लेते हैं हम, एक साइड का एक रूम है, आपसे कहा गया है इसके अंदर एरिया वेक्टर दिखाइए। तो देखिए ये जो साइड है इसकी, ठीक है ना, तो इस साइड का कैसे होगा, ऐसे आउटर वाइड साइड में, इसका भी आउटर, इसका भी आउटर, इसका भी आउटर। सामने वाला कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ, और अंदर वाले का ऐसे पीछे की तरफ। ये क्या हो गया, इनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। समझ में आ रही है बात। तो विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी surface
area is defined as the number of field lines passed through that area। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है किसी सरफेस का, वो क्या होता है, तो जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं उस एरिया को, जितनी फील्ड लाइंस क्या करती है, पास करती है उस एरिया को, वही क्या कहलाती है, उसकी फ्लक्स। समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो इस प्लेन से होकर, इस सरफेस से होकर कितनी फील्ड लाइन जा रही होंगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जैसे मान लीजिए 2 जा रही है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2। समझ में, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जाएंगी वही क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स। ठीक है ना। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर कोई एरिया रखा हुआ है, तो जितनी फील्ड लाइन उससे क्रॉस होकर जाएंगी वो क्या कहलाएगा, इसका फ्लक्स। समझ में आ रही बात। हमने माना एक प्लेन है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ था। अच्छा, ये कितने एंगल पर है इन दोनों से, थीटा एंगल पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एरिया। समझ में बात। मगर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दैट इज, ये थीटा एंगल पर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ई साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, ई कोस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा ई कोस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा, और दैट इज ई डॉट ए। फाइव इक्वल हो जाएगा ई डॉट ए, मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही है। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फर्स्ट थिंग, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। इसका मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर ये मैं देखना चाहूँ तो ई डॉट ए हो रहा है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू इंटू ए। तो वहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1l3 t माइनस 3 a माइनस 1। ये क्या हो जाएगा इसका बेटा, डायमेंशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एम स्क्वायर अपॉन कूलम। स्पेशल केस, तो हम पढ़ते हैं पहले केस फर्स्ट। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। कोस 0 कितना बेटा, 1। सो ई ए 1 इज इक्वल टू ई ए। दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स मतलब जो आपका एरिया वेक्टर है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इसको तो ऐसे कर सकता हूँ कि ये आपका एरिया वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में कौन है, ई बी। ई और ए की सेम डायरेक्शन। इसी तरह केस सेकंड देखता हूँ बेटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 90। कोस 90 कितना, 0। दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 0। दैट इज मिनिमम फ्लक्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन तो ऐसा है, और इसके अंदर जो एरिया रखा हुआ है वो ऐसे है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डायरेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। केस थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई ए कोस 180 डिग्री।
कोस 180 कितना, -1, दैट इज -EA। ये क्या है, नेगेटिव फ्लक्स। इसका मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐसे है, इसमें प्लेन ऐसे रखा हुआ है और हमने इसका एरिया वेक्टर ऐसे माना है, तो ई और ए के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का, दैट इज नेगेटिव फ्लक्स। ये मिनिमम नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव फ्लक्स। कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। पहले हम ओपन सरफेस के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा, आपसे कहा जाता है एक एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड जे कैप डायरेक्शन में। समझ आ रही बात। आपसे कहा जाता है ये एक एरिया है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, दैट इज 100 I कैप प्लस 200 जे कैप वोल्ट पर मीटर, या मैं लिख सकता हूँ इसको न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमने बात करी थी, आपको कुछ क्वेश्चन अब वोल्ट पर मीटर में भी मिल सकते हैं। तो हमसे कहा गया अभी फ्लक्स की वैल्यू निकालो, तो हमने कहा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। ई कितना, 100 I कैप प्लस 200 जे कैप डॉट 5 × 10⁻³ और दैट इज जे कैप। अब डॉट के अंदर i × i कितना जाता है, 1, और i × j कितना होता है, 0। तो i जब j से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 0, प्लस सिर्फ क्या बचेगा, 2 × 5 × 10⁻³ और j × j 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 × 10⁻³ तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम कितना लिख देंगे, 1 वोल्ट × मीटर, या हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आपसे कहा जाता है एक रेक्टेंगुलर साइट है जिसका एरिया जो है वो 0.03 मीटर × 0.02 मीटर है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट इज 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। आपसे कहा जाता है ये रेक्टेंगुलर जो साइड है ये 60 डिग्री के एंगल पर है। तो आपसे फ्लक्स पूछा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 0.03 इंटू 0.02 कोस 60। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 0.03 इंटू 0.02 इंटू 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट इंटू मीटर, या मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें कहा गया बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज 6 I कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आपसे कहा गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आपसे कहा जाता है इसके अंदर एक ना एक एक्स वाई प्लेन के अंदर, या फिर एक्स वाई प्लेन ला के रख दिया गया, या फिर आपसे कहा गया कि एक्स वाई पर एक प्लेन खड़ा कर दिया गया, या फिर आपसे कहा गया एक्स वाई प्लेन के अलोंग कितना फ्लक्स होगा ये आपको पता करना है। समझ मेरी बात। इसके लिए आपको एक गिवन चीज़ क्या दी गई, आपसे कहा गया कि जो एरिया है दैट इज 20 यूनिट मीटर स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा गया एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स, किसी भी एक प्लेन के अलावा आपसे पूछा जा सकता है। हम एक सिंपली करते हैं जिसके अंदर हमसे वाई जेड प्लेन के अलावा हमसे पूछा जाता है। देखो बेटा, ये एक्स जेड होगा। अच्छा, प्लेन कहाँ खड़ा होगा, यहाँ पर। तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे या फिर इसके परपेंडिकुलर ऐसे। आप ऐसे लोगो तो मतलब क्या, आई कैप। तो एक तरह से ये क्या दे रखा है, 20 आई कैप। सिंपली आप क्या कर लोगे, 5 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई कितना, 6 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
डॉट 20 आई कैप, आई से आई मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 120 यूनिट। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि डिस्क है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ये इसकी रेडियस कितनी है आर। अगर ये एंगल आपको दिया हो दैट इज 30 डिग्री, तो आपसे पूछा जाता है बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा। समझ में रही बात बेटा? अच्छा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई डॉट ए, दैट इज ई ए कोस थीटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो अपन एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप को कैसे करते होंगे, तो देखिए आपको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है इसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, अच्छा ये 30, 35, 37, 40 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे और लेवल पे फ़र्क पड़ता है। अब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखनी है, तो थीटा क्या होगा 30, नहीं थीटा 30 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्क ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा ये 30 है, तो रिमेनिंग कितना हो गया ये 60 डिग्री, तो दैट इज ई ए कोस 60 डिग्री, दैट इज 5। सो 5 इज इक्वल टू कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2 ई ए। अब अगर मान लीजिए इसी डिस्क को ऐसा रख दिया जाए किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी रेडियस आर है और ये एंगल अब 30 डिग्री दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए बताइए फ्लक्स कितना होगा, तो कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे भी थीटा। अच्छा थीटा कितना 30 डिग्री, नहीं देखो ये डिस्क ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, तो ये फील्ड लाइंस ये एरिया वेक्टर, एंगल कितना है 90 डिग्री, दैट इज कॉस 90, तो 5 इजिकल टू कितना 0। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट को कैसा रखा गया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का एंगल कितना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक क्लोज सरफेस के बारे में बोला गया कि एक क्यूब है, इसकी साइड्स कितनी है ए साइड का एक क्यूब है, कहा जाता है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दैट इज ई इज इक्वल टू E0 आई कैप। इसकी साइड्स कितनी दे दी आपको सारी साइड्स कितनी है, आ गया टोटल फ्लक्स कितना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, हर साइड से निकलने वाली फील्ड लाइंस को देखा जाएगा। जैसे मान लो ये वाली सरफेस है ऐसे बाहर वाली, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका ऐसे, इसका बाहर की तरफ और पीछे वाली का अंदर की तरफ। देखो ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, समझ में आ रही बात। तो अगर देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस, ये एरिया वेक्टर 90 डिग्री, ये फील्ड सरफेस, ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड लाइंस, एंगल 90 डिग्री। तो 1 2 3 4 इन सब के साथ तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो 4 इंटू ई ए कोस 90 प्लस इसके साथ कितना बन रहा है, तो देखो आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में है, तो ई ए कोस 0 डिग्री प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, तो दैट इज ई ए कोस 180 डिग्री। तो फ्लक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 प्लस ई ए कोस 0 कितना 1 प्लस ई ए 180 कितना -1। सो 5 इजिकल टू कितना ई ए माइनस ई ए, तो टोटल फ्लक्स कितना 0। इसी तरह की स्पेयर को भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए ना बेटा, जिसका एरिया ए मान लेते हैं, तो इससे भी निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा 0। समझ में आ रही बात। अच्छा इसको समझने के एक कंसेप्ट जैसे अपन और यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए इन चार लाइंस को देखा जाए तो ये क्या कर रही हैं, इस एरिया के अंदर आ रही है, और ये चार क्या कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। और अपन ने डेफिनेशन में देखा है कि फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करती हैं एरिया को। तो चार ही आ रही हैं और चार ही जा रही है, तो बची कितनी 0। तो हम ऐसे भी बाय मैथमेटिक्स भी इसको देख सकते हैं और बाय हम लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं। अब हम एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए करते हैं।
जैसे मान लीजिए ये एक 3D है, एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पर आपसे बोला गया एक क्यूब रखा हुआ है। ए साइड या बी साइड का एक क्यूब मान लेते हैं, जैसे बी मान लेते हैं इसकी साइड्स को। आपसे बोला गया जो ओरिजन है उससे ए डिस्टेंस पर ये क्यूब रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात बेटा? और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज ई इज इक्वल टू आपको दे दिया E0 एक्स आई कैप। ये आपको क्या दे दिया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई नॉन यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि एक्स की वैल्यू के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। समझ में आ रही बात बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो देखो 1 2 3 एंड 4 इनके लिए तो अगेन कितना हो जाएगा, 0। जो होगा वो क्या होगा, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे। समझ में आ रही बात? अब अपन ने क्या मान लिया, जैसे यहाँ पर भाई वैसे तो अपन सिंपली देख सकते हैं आई कैप है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। समझ में आ रही बात? नॉन यूनिफॉर्म है मगर डायरेक्शन तो एक साइड में होगी ना। अब बस ये है कि वैल्यू चेंज होती जा रही है हर पॉइंट पर। तो देखो सबसे अपन ने इस सरफेस की देखा, इस सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे। उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, तो देखो यहाँ एक्स इजिकल टू 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब यहीं यहीं से मान लेते हैं कि ओरिजिन हो रहा है, यहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा ए डिस्टेंस पे, तो ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हुआ होगा, तो देखो E0 ए, एक्स बराबर क्या रख दोगे, ए। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ से अब अगर देखा जाए तो इसके लिए फ्लक्स फर्स्ट इजिकल टू कितना हो जाएगा, E0 ए और एरिया B² फर्स्ट हो गया। अच्छा, रिमेनिंग के लिए 0, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ E0। और देखो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, A प्लस बी, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, A प्लस बी। तो φ2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, E0 ए प्लस बी और एरिया B²। समझ में आ रही बात? अब एंगल देखें तो देखो यहाँ पर एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर एंगल देखूँ मैं इसके लिए तो एंगल कितना, 0, तो कोस 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना, φ1 प्लस φ2। सो E0 ए B² और दैट इज -1 प्लस E0 ए प्लस B² दैट इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, -E0 ए B² प्लस, इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E0 ए B² प्लस E0 B⁻3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाई इजिकल टू कितना मिल जाएगा, E0 B⁻3। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए।